दोस्तों नमस्कार। आज आपका हमारे नए चैनल क्यूरियस कंट्री में स्वागत है और इसमें हम डेली करंट अफेयर्स लेकर आने वाले हैं। तो हमें विश्वास है आपको ये कार्यक्रम बहुत पसंद आएगा। इसमें इनसे सारे सेशन में हमारे क्वेश्चन और आंसर होंगे और उनको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट फॉर टुडे। तो दोस्तों आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो एयर इंडिया वन पे बेस्ड है। पहला क्वेश्चन है, एयर इंडिया वन से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है। यहाँ पे मैं आपको 4 विकल्प देता हूँ, उनमें आपको ये देख के बताना है कि कौन सा सही नहीं है। उसको पहला विकल्प है हमारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की हवाई यात्राओं के लिए विशेष विमान। दूसरा विकल्प है एयरक्राफ्ट एडवांस सर्विसेज डिफेंस सिस्टम से लैस है और मिसाइल अटैक को भी ये नाकाम कर सकता है। हमारा तीसरा विकल्प है, इस विमान में हवा में ईंधन भरा जा सकता है। कहने का मतलब हवा से ही हवा में चल रहा है और इसी में उसको फ्यूल किया जा सकता है, उसमें पेट्रोल भरा जा सकता है। ये तीनों ही विकल्प ठीक हैं, ये सही है इस विमान के बारे में। और चौथा जो विकल्प इसमें दिया है दैट इज़ विमान का मॉडल बोइंग 777-200 LR है। ये विकल्प बिल्कुल गलत है। ये इस बारे में बिल्कुल गलत है। हालांकि बोइंग कंपनी का ही विमान है। जो सही विकल्प इसका है दैट इज़ बोइंग 777-300 ER। दिस इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ द फोर्थ वन। सो अब चर्चा करते हैं थोड़ा सा एयर इंडिया विमान है क्या बेसिकली। सो ये 2 विमान खरीदने सरकार ने, और दोनों ही जो अमेरिका से खरीदे गए हैं और ये बहुत ही एडवांस मॉडल है इस विमान का बोइंग कंपनी से। और हालांकि इससे पहले भी जो सरकार, जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति यूज़ करते हैं वो भी बोइंग कंपनी से ही, बोइंग सीरीज़ के ही हैं, लेकिन वो इतने एडवांस नहीं है। तो इसमें काफ़ी कुछ नए फीचर हैं और इसमें जो इसका पहला विमान है वो 1 अक्टूबर 2020 को भारत नई दिल्ली पहुंच भी गया है। और इन दोनों बेसिकली 2 विमान लिए हैं। दोनों की जो कीमत है वो लगभग है इनका 8,458 करोड़। इस धनराशि से खरीदे गए हैं। जो देखा जाए तो ये अमाउंट बहुत ज़्यादा है। और 1 घंटे की जो उसकी रनिंग कॉस्ट है, जब उड़ रहा होता है विमान, तो इस 1 घंटे की रनिंग कॉस्ट है वो भी 1 करोड़ 20 लाख के आसपास है। 1 करोड़ 30 लाख बेसिकली, ये भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये भारत जैसे गरीब की देश के लिए देखा जाए तो ये बहुत महंगा सौदा है। लेकिन ये थोड़ा बलिदान करना पड़ेगा देश की सुरक्षा। और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो लोग मेन लोग हैं, उनके लिए तो ऐसी कुछ सुविधा होनी चाहिए। तो उसके चलते ये किया गया है। तो वैसे सरकार काफ़ी दिनों से कोशिश कर रही थी कुछ बेहतर एडवांस सिक्योरिटी फीचर हों जिसके लिए, तो ये दोनों विमान इसके लिए किए गए हैं। और आपको ये भी पता होगा कि अमेरिका में जो अमेरिका के राष्ट्रपति इस विमान का यूज़ करते हैं, उसका नाम भी इसी तरह का कुछ है, दैट इज़ एयरफोर्स वन। मुझे विश्वास है आप लोग जानते होंगे। तो उसी तरह से इसका नाम भी एयर इंडिया वन रखा गया है। तो जिसमें मोदी जी प्रधानमंत्री हैं जैसे अभी, और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति लोग, जो VIP लोग होते हैं, वो उसको यूज करेंगे। और इसमें बहुत सारे एडवांस फीचर हैं जिसके बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि ये अभी जो करंट में वो भी सरकार के जो लोग यूज़ करते हैं वो भी इसी कैटेगरी के वो बोइंग 747 सीरीज यूज करती है। तो वो जनरल यात्री विमान है बेसिकली। तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके स्पेशल कम्युनिकेशन सिस्टम है और तो इसमें ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन हो सकेंगे और इसको हैक भी नहीं किया जा सकता है। ये एक अच्छी बात है। और इसमें हर तरह के हैं कि एक बार में ये 17 घंटे तक लगातार बिना रुके हुए और बिना फ्यूल लिए हुए उड़ सकता है। और इसमें VIPs के लिए अलग बैठने की व्यवस्था है और उसमें सोने के लिए भी, और मेडिकल का भी उसमें एक केबिन है। बाकी जर्नलिस्ट वगैरह के लिए, मीडिया के लिए भी एक पोर्शन है और बहुत सारी उसमें फैसिलिटीज़ हैं। शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। इस गीत के रचयिता कौन है, गीतकार कौन है इसके? तो इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे हैं। पहला ऑप्शन है गुलजार, B ऑप्शन है पंडित नरेंद्र शर्मा, C ऑप्शन है भरत व्यास, एंड लास्ट वन इज अभिलाष। इसका सही आंसर है अभिलाष। तो आप सोच रहे होंगे कि ये इस क्वेश्चन को मैंने क्यों लिया, या क्यों इस प्रार्थना गीत तो और भी होते हैं, इसमें क्यों चर्चा कर रहा हूँ।
बेसिकली इसके जो गीतकार थे, इस प्रार्थना गीत के बाद काफ़ी पॉपुलर प्रार्थना गीत है ये, काफ़ी बच्चे प्रार्थना में गाते हैं या देश में कहीं भी कुछ ऐसा कार्यक्रम होता है उसको गाया जाता है, काफ़ी पॉपुलर है ये। तो इसके जो गीतकार थे अभिलाष, उनकी अभी रिसेंटली 27 सितंबर 2020 को डेथ हो गई और ये 74 साल के थे बेसिकली। तो इनका ये जो इसलिए मैंने इसका जिक्र करना ज़रूरी समझा। और ये जो गीत था वो अंकुश पिक्चर में यूज किया गया है, जिसमें ये पिक्चर आई थी 1986 में, जिसमें नाना पाटेकर मुख्य भूमिका में थे। और ये गीत बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर रहा है, आज भी लोग इसको गाते हैं। तो इनका रिसेंटली अभी देहांत हुआ और ये लीवर में इसलिए इसका जिक्र किया है। और इसका जो अभिलाष जी हैं, इनका जो वास्तविक नाम था वो था ओम प्रकाश। इनका जन्म 13 मार्च 1947 को दिल्ली में हुआ था और ये काफ़ी समय से लीवर के कैंसर से पीड़ित थे। अंकुश के अलावा लाल चूड़ा और सावन को आने दो जैसी पिक्चरों में काम किया था। और अब हम आते हैं अगले तीसरे क्वेश्चन पे। भारत ने एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का अभी 30 सितंबर 2020 को एक परीक्षण किया है और बहुत सक्सेसफुल रहा है। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है तीसरा, वो इसी पे आधारित है कि इसकी स्पीड जो होती है, जो आवाज़ की स्पीड होती है उसकी कितने गुना होती है। तो इसमें हमें आपको ऑप्शन ABCD 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, आप गैस कीजिएगा। पहला ऑप्शन है हमारा 3 गुना, B ऑप्शन है 4 गुना, C ऑप्शन 2 गुना और D ऑप्शन है 2.5 गुना। इसका सही जवाब है 3 गुना। तो ये जो हमारी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसकी स्पीड लगभग आवाज़ की स्पीड होती है उससे लगभग 3 गुना है। दैट इज़ ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये जो मिसाइल है इसको DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आपने सुना होगा और इसका जानते होंगे, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, इसने बनाया है। और ये इसको अभी 30 सितंबर को चांदीपुरा उड़ीसा में जो एक इनकी मिसाइल टेस्ट रेंज है वहाँ से इसको परीक्षण किया और ये इसको काफ़ी अच्छे इसको निशाने पर दागा है अपना। तो एक हम ये कहना चाहेंगे कि इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, जो ध्वनि की स्पीड है उससे 3 गुने से ज़्यादा, तो लगभग 3457 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड होती है। और इसका यूज ये जो ज़मीन से ज़मीन में, हवा से हवा में और जहाज से मतलब शिप से या एयर वाटर टू वाटर भी इसका ये मार कर सकती है। तो अब ब्रह्मोस का जो थोड़ा सा इसके नाम की चर्चा करते हैं। ब्रह्मोस के जैसे इसका नाम है, तो इसका नाम 2 नदियों के नाम से बना हुआ है। ब्रह्म जो हमारे हिंदुस्तान की ब्रह्मपुत्र नदी है, और जो मोस वो एक रसिया की मोस्कावा नदी है, उसके नाम पे इसको रखा गया है। बेसिकली ये DRDO और रसिया का एक अनुसंधान परिषद का एक जॉइंट वेंचर है। अजरबैजान और आर्मेनिया के संघर्ष का क्या कारण है, ये मेरा चौथा क्वेश्चन है। तो ये क्या है कि इसमें मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ 4, आप उसको सिलेक्ट करने की गेस लगाने की कोशिश कीजिएगा। जो हमारा ए ऑप्शन है दैट इज़ नगार्नो काराबाख क्षेत्र, दिस इज द वन ऑप्शन। अदर इज व्यापार, और नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है शरणार्थी, और डी ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन। तो इसमें जो सही आंसर है दैट इज़ ए नगार्नो काराबाख क्षेत्र। तो ये दोनों जो ये अजरबैजान और आर्मेनिया दो एक पड़ोसी देश हैं बेसिकली ये। और ये पहले 1991 से पहले ये सोवियत संघ का हिस्सा थे, और सोवियत संघ का जब विघटन हुआ 1991 में, तो उसमें शायद आपको पता होगा कि 15 देश, जब विघटन सोवियत संघ टूटा तो उसमें 15 देश बने हुए थे। तो जैसे एक रसिया भी है, बहुत बड़ा पार्ट अभी भी, और आर्मेनिया, लाटविया, आर्मेनिया और अजरबैजान, तो बहुत सारे 15 देश थे टोटल। तो ये 2 देश जो हैं पड़ोसी देश हैं, अजरबैजान और आर्मेनिया। तो इनमें आपस में इनकी जो एक ज़मीन है, एक उसमें काफ़ी बड़ा इलाका है जिसको नगार्नो काराबाख कहते हैं। तो इसमें एक दूसरे पर दावा ठोंकते रहते हैं दोनों देश कि ये क्षेत्र हमारा है, और वो अजरबैजान कहता है और आर्मेनिया कहता है कि उसका है।
इसी का विवाद इनका बरसों से चल रहा है और इसमें बीच बीच में इनकी झड़पें भी होती रही। तो और इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अजरबैजान का इलाका माना जाता है ये, और आर्मेनिया भी अपना दावा ठोंकता है उस पर। तो इसी बात से इन पर झगड़े होते रहते हैं। और ये अभी 1994 में इनमें काफ़ी विवाद हुआ था और उनमें लगभग युद्ध सा हो गया था। उसके टाइम से ये आर्मेनिया के नियंत्रण में है और वहाँ पे दोनों देशों की सेनाएं तैनात हैं और उन पर झड़पें होती रहती हैं। तो अभी सितंबर में ही उनमें दोनों देशों की आर्मी आमने सामने हो गई थी, उसमें अच्छी झड़प हो गई, जिसमें कुछ लोग तो उसको युद्ध भी कह रहे हैं, युद्ध का ही एक रूप मान लो। और उसमें लगभग 90 लोग मारे गए थे। तो ये काफ़ी 4000 किलोमीटर से ज़्यादा से बड़ा इलाका है और ज़्यादा भी। तो पूरा इलाका पहाड़ी है और दोनों दावा ठोंकते रहते हैं। तो जो क्षेत्र है उसका नाम फिर दोबारा सुन लीजिएगा, आइए आपको एग्ज़ाम में और पैसे ही जनरल स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जो एरिया है, जिस इलाका है जिसकी बीच जो झगड़े की जड़ है वो है नगार्नो कारबाख। अब मुझे विश्वास है ये आपको इसका कारण समझ गए होंगे। और हमारा जो 5वां क्वेश्चन है वो है कि सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने बाबरी मस्जिद जो ढांचा था गिराए जाने के मामले में 30 सितंबर 2020 को अपना फैसला सुनाया है। तो इस मामले में कितने लोगों को सजा हुई? आंसर का ऑप्शन ए है सभी 32 लोग बरी हो गए। बी ऑप्शन है सभी 32 लोगों को सजा हुई है। सी ऑप्शन है कोर्ट ने सज़ा सुनाने का फैसला सुरक्षित रखा है। और लास्ट ऑप्शन है कि कोर्ट ने कुछ लोगों को सज़ा सुनाई है और कुछ को बरी कर दिया है। दोस्तों इसका सही आंसर है सभी 32 लोग बरी हो गए हैं। सभी 32 लोगों को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने बरी कर दिया है। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। और इसका जो डिसीजन आया है कोर्ट का वो 30 सितंबर को आया है अभी रिसेंटली। तो इस मामले में थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेते हैं कि विवाद है क्या, आखिरकार क्या विवाद है। हुआ कि ऐसा था कि 1992 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में जो राम जन्मभूमि है उस पर उसकी जगह पे मस्जिद बनी हुई थी, बाबरी मस्जिद जिसको बोलते थे। इसमें बहुत लंबा पुराना विवाद है कि जब वहाँ हिंदुस्तान में जब मुगल आए, बाबर आया मेनली सबसे पहले, तो उसने वहाँ पे उस जगह पे अयोध्या में भगवान श्री राम का एक मंदिर था, उनका जन्मस्थल माना जाता है अयोध्या। तो उसको तोड़ के उसने लगभग 1528 के आसपास उसमें मस्जिद बनवा दी थी। उसका शासन था उस बाबर ने। तो लोग तब से विरोध करते आ रहे थे और वो तब से मस्जिद वहाँ उसी जगह पे बनी हुई थी। तो हिंदू के और संगठन सब लोग यही चाहते थे कि उस पर मंदिर का निर्माण हो, मस्जिद को वहाँ से हटा दिया जाए। तो इसी के संदर्भ में बहुत पहले से इस पर कोशिशें होती रहती थी। और आखिरकार 1992 6 दिसंबर जब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार थी और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, तो कार सेवकों ने और हिंदू के दूसरे लोगों ने और जाके मिलके वहाँ एक भीड़ ने उसको मस्जिद को गिरा दिया था, उस ढांचे को। तो उसके गिराने के खिलाफ, क्योंकि ये भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो ये किसी भी धर्म के खिलाफ कुछ ऐसा नहीं कह सकता, इसलिए उसमें पुलिस ने केस किए थे, काफ़ी केस थे। उसमें जो मेन केस था जिसमें लगभग 32 लोगों के खिलाफ केस थे। तो उसका मामला चल रहा था कोर्ट में बहुत काफ़ी लंबे समय से। और अभी वो जो मामला था वो सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के पास में था। 30 सितंबर को उसका डिसीजन आया है, उसमें सब लोगों को 32 लोगों को बरी कर दिया है। तो ये जानने वाली बात है। जो उसमें जो मेन जो 6 लोग थे, तो ये सीबीआई की स्पेशल कोर्ट द्वारा ये 28 साल बाद डिसीजन आया है इसमें। तो कोर्ट ने जो आरोपी थे उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। वो कहते हैं कि लोग एक बंद कमरे में बैठ के कोई ऐसी साजिश लोगों ने की नहीं, तो ऐसा कुछ केस नहीं बनता है। कुछ ऐसा सबूत नहीं है कि लोगों ने जिन लोगों के खिलाफ जो 6 लोग मेन हैं उन्होंने कुछ साजिश की हो तो उनको बरी कर दिया गया। इसमें जो 6 लोग हैं मेनली उनके नाम है लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, साध्वी ऋतंबरा, उमा भारती, विनय कटियार और उस समय के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कल्याण सिंह। तो हमारा आज का 6वां और अंतिम क्वेश्चन है कि वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इट मीन्स इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सनस। सो दोस्तों ये इसके मैं ऑप्शन देता हूँ, आप बताने की कोशिश कीजिए। पहला ऑप्शन है 1 अक्टूबर, दूसरा ऑप्शन है 29 सितंबर, तीसरा ऑप्शन है 30 सितंबर और चौथा ऑप्शन है 3 अक्टूबर।
इसका सही आंसर है 1 अक्टूबर। दोस्तों ये जो वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 1 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। तो इसमें जो मेन इसका जो पर्पज़ है, इसका जो डिक्लेयर हुआ है वो यूएन की तरफ से हुआ है। तो मेन इसका पर्पज़ होता है कि लोगों की एक सहानुभूति और जागरूकता, वृद्ध लोग हैं जो बूढ़े व्यक्ति हैं समाज में या परिवार में, उनके प्रति थोड़ा सा सहानुभूति बढ़े और उनको उनके प्रति जागरूकता आए उनकी केयर करने के लिए। तो इस दिन लोग जनरली अपने बच्चे दादा दादी के साथ समय बिताते हैं और लोग वृद्धाश्रम जो वृद्धाश्रम है वहाँ जाते हैं और लोगों की केयर करते हैं और वो बहुत सारे कार्यक्रम भी होते हैं कि उनके प्रति एक जागरूकता हो सके इस दिन में। तो एक तरह से उनके लिए ही ये दिन समर्पित होता है। तो आज के क्वेश्चन ये 6 क्वेश्चन हैं और इसमें से डिटेल में कोई जानना है, कुछ आपको कुछ और क्वेरी है तो आप मुझे लिख सकते हैं। आपको मेल आईडी मेरा मिल जाएगा यहाँ पे डिटेल। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का सेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।